हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और वो भी सिर्फ एक वीडियो में। तो बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, स्किप मत करना, वीडियो बिल्कुल भी अंत तक देखना। अगर ये वीडियो या इसका टॉपिक आपके टिप्स पे नहीं आ गया तो इस चैनल आप छोड़ सकते हैं, राइट। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। ये बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन बहुत सिंपल है अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे इसके ऊपर। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट 3 तरह के अकाउंट से बनता है: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। यानी करंट, कैपिटल, ऑफिशियल रिजर्व। करंट यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो भी लेन देन फॉरेन एक्सचेंज वगैरह से होते हैं उनसे डील करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, वगैरह वगैरह। कैपिटल अकाउंट बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट से डील करता है, यानी कि जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि बोरिंग इन्वेस्टमेंट से डील करता है। तो करंट, कैपिटल, फिनिश। और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक के पास में, जहां पे जितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आता है वो सारा जमा होता है, या कहीं जाना होता है खरीद फरोख्त के लिए तो वो जाता है। तो करंट, कैपिटल, ऑफिशियल रिजर्व 3 अकाउंट होते हैं। अब होता क्या बीओपी अकाउंट्स, वो देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट का मतलब है एक ऐसा स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, पैसों का लेन देन। यानी पैसे यहाँ क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि बीओपी अकाउंट्स है, बाहर के देशों से लेन देन होता है। तो लेन देन जो बाहर के देशों से होता है, जो डोमेस्टिक कंट्री का बाहर के देशों से जब होता है तो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है इकोनॉमी हमारी, वैसे डील नहीं करेगी। तो मॉनेटरी यानी इकोनॉमिक, जो पैसों का लेन देन होता है। किस बारे में? विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाहर के सारे देशों से। अब इंडिया हमारा डोमेस्टिक कंट्री है, तो बाहर के जितने भी देश है हमारे लिए फॉरेन कंट्री है, तो वो क्या हुआ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो हमारा लेन देन है, मॉनेटरी यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, जो भी हमारा अकाउंटिंग ईयर है, बाय इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट। अब इंडिविजुअल्स यानी कि जैसे हम लोग कोई लेन देन करते हैं, हम जाते हैं वहां पे, है ना, हम परचेज भी करते हैं, एक्सपोर्ट कोई चीज कर दी हमने, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट हम कोई चीज कर रहे हैं या मंगा रहे हैं बाहर से। फर्म जो होती है वो तो डील ही करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। या फिर गवर्नमेंट जो होती है हमारे देश की, वो बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट मंगाती है, या कहीं से उसको गिफ्ट मिल रही है, उसको बाहर से रेमिटेंसेस भी मिल रहे हैं, या आपको ग्रांट्स मिल रही हैं, जैसे रिलीफ फंड के टाइम पे जो सारी जितनी चीजें गवर्नमेंट को मिलती हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, वो सारा का सारा, जैसे पब्लिक सेक्टर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है वो गवर्नमेंट का आ जाता है ऑफ ए कंट्री। तो किसी भी देश का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो 1 साल में होता है बाहर के देशों से, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट कहते हैं, राइट। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाते हैं इसके, ठीक है। अब इसमें देखिए पहले जो कंपोनेंट्स आते हैं वो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट के लिए मैंने एक्स लिखा हुआ है। जब आप एक्सपोर्ट बोलते हैं तो लगता है ना एक्स बोल रहे हैं हम, तो इससे ध्यान रखें, एक्स फॉर एक्सपोर्ट्स, एम फॉर इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स में एम आता है इंपोर्ट्स, तो एम आ रहा है ना वहां पे, IMPORTS, तो एम फॉर इंपोर्ट्स, एक्स फॉर एक्सपोर्ट्स। तो एक्स एंड एम जब लिखा जाए, या एक्स लिखा जाए मतलब एक्सपोर्ट्स, एम लिखा जाए इंपोर्ट्स। तो एक्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। गुड्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि कोई भी चीज हो गई, खाद्यान्न हो गए, जैसे हमारे गेहूं, चावल, मक्का, कुछ भी हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया, फ्लावर्स हो गए, कुछ भी आइटम, ज्वेलरी हो गया, जो दिखे। अब इसमें गुड्स में क्या है, मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। अब गुड्स के ट्रेड को क्या कहेंगे, मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। अब इसको टर्म को ध्यान रख ले, बात ध्यान देना, जो नए नए बच्चे हैं वो WWE देखते हैं या फिर कोई और गेम देखते हैं, बारबी डॉल्स, जो लड़कियां बारबी डॉल मंगाती हैं, या उनकी मर्चेंडाइज कहते हैं ना, WWE की मर्चेंडाइज, यू कैन ऑर्डर ऑन दिस साइट, यहां से आप ऑर्डर कर सकते थे। मर्चेंडाइज यानी जो सामान होता है, किसी भी जगह का जो भी सामान्य वस्तुएं हैं उसे मर्चेंडाइज कहते हैं। तो मर्चेंडाइज याद रहेगा इस एग्जांपल से। विजिबल ट्रेड क्यों कहा जाता है उसको, मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड? विजिबल यानी जो दिखने वाला, दिखे, विजन, विजन यानी दृष्टि, दृष्टि यानी दिखना, जो चीजें दिखे, यानी कि जब एक्सपोर्ट होता है ऐसी चीजों का तो दिखती है। वे बंदरगाह पे इतने सारे कंटेनर पड़े रहते हैं, उनमें बहुत सारा जो सामान होता है वो दिखता है, विजिबल है, यानी दिख रहा है, दृष्टि हमारी देख सकती है उसे, तो विजिबल ट्रेड हो गया। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज यानी डॉक्टर की सर्विसेज हो गई, बैंक की सर्विसेज हो गई, आपकी इंश्योरेंस की सर्विसेज। देखिए डॉक्टर जब हमें देखता है तो सर्विस ही तो देता है, ठीक है, वो हमें कोई वस्तु तो देता है। दवाइयां तो हम मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, लेकिन सिर्फ वो हमारी जांच पड़ताल कर दे कि भाई क्या रोग है वो देखता है, सर्विसेज लेते हैं। लॉयर की सर्विसेज होती है, डॉक्टर की सर्विसेज होती है, टीचर की सर्विसेज होती हैं, ये सब की सर्विसेज। इसको क्या कहते हैं, इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल, जो विजिबल ना हो, है ना, विजिबल यानी जो दिखने वाला ना हो, दिखे ही ना, क्या हो गया भाई, टीचर ने पढ़ा दिया, पता नहीं,
दिमाग में गया नहीं गया, कोई चीज तो है नहीं, पढ़ाई कहाँ देखेंगे हम, ढूंढ सोच सकते हैं कि भाई इतनी पढ़ाई, आज मैंने 10 किलो पढ़ाई करा दिया आपको, आज मैंने 20 किलो पढ़ाई करा दिया, ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो पढ़ाई को नाप नहीं सकते। ऐसे ही लॉयर की सर्विसेज तो नहीं नाप सकते। वो कहता है मेरे 10,000 रुपए फीस दे दो, पर किस बात के, बस उसकी सलाह के, तो बोल दिया। तो इनविजिबल है, वो दिखती नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, इनविजिबल ट्रेड यानी सर्विसेज का होता है। अब इसमें फैक्टर एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज आती हैं। फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं? फैक्टर याद करो, फैक्टर ऑफ पेमेंट्स, सॉरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे ना हमने। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल से जितनी भी हमारी आमदनी होती है उसे हम फैक्टर सर्विसेज को होती है। अगर कहा जाए तो इसमें आते हैं हमारे इनकम्स जो आती हैं। इनकम में क्या है? अगर लेबर काम कर रहा है उसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहेंगे, जैसे सैलरी मिल गई, वेजेस मिल गए। अब इसके बाद हमारा आता है उसमें इंटरेस्ट आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया, रेंट आ गया, सारे क्या है? फैक्टर सर्विसेज में आते हैं। नॉन फैक्टर सर्विसेज, और नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या है? जैसे संस्थाएं हैं, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हमारे इंश्योरेंस सेक्टर है, वो भी कुछ सर्विसेज देता है बाहर के देशों को, या हम बाहर के देशों के उन सेक्टर्स की इंश्योरेंस और बैंकिंग की जब सर्विसेज लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जाती हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज जो आपकी संस्थाओं से जाती है, इंश्योरेंस सेक्टर से चली गई, बैंकिंग से, वो। अब तीसरा है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स से याद रखना, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। जो शेयर्स एंड बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त होती है, जैसे अगर हमारे देश के लोग बाहर के देशों से खरीदें तो क्या होगा? तो हम उन्हें पैसा देंगे, है ना, आउटफ्लो होगा हमारे फॉरेन एक्सचेंज का। और अगर वहां के लोग हमारे शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदेंगे, जैसे कि हमारे किसी रिलायंस में वो लोग शेयर्स खरीद लें, हमारे टाटा की इंडस्ट्रीज में खरीद लें, जिस जियो वगैरह जिसमें भी खरीदे, तो हमारा क्या इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। ये क्या आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल एसेट्स यानी शेयर्स एंड बॉन्ड्स। अब इंटरनेशनल, चौथा आया इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स। रियल एसेट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे प्लांट हो गई, मशीनरी हो गई। भाई बाहर से हमने सपोज बहुत हाई फाई रोबोट्स मंगा लिए, भाई अगर हमारे कैफेज में हमें रोबोट्स चाहिए कि चाय सर्व करने के लिए रोबोट्स चाहिए, कॉफी सर्व करने के लिए रोबोट्स मंगा ली, या कोई मशीन मंगा ली, राफेल जो हमारे एयरक्राफ्ट आए हैं, और बहुत सारी चीजें हम मंगाते हैं बाहर के देशों से, ठीक है। तो रियल एसेट्स जो मशीनें आती हैं, उपकरण आते हैं, उनको रियल एसेट्स कहा जाता है, प्लांट और मशीनरी का, ठीक है। तो 4 कंपोनेंट्स पढ़ लिए, गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया। गुड्स को कहते हैं मर्चेंडाइज या विजिबल ट्रेड, सर्विसेज को कहते हैं इनविजिबल ट्रेड। फिर आ गया आपका उसमें इनविजिबल में फैक्टर, नॉन फैक्टर सर्विसेज आते हैं, और सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स। क्लियर इसके कंपोनेंट्स। अब देखिए इसमें दोबारा से हम कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी पढ़ेंगे, बस इसको एक थोड़ा सा अलग रूप देंगे, मैं थोड़ा रिवीजन कराऊंगी। अब पहला है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या हम देखते हैं? करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे अब हम पहले। अब करंट अकाउंट होता क्या है? हमने 3 अकाउंट पढ़े थे यहाँ पे, करंट, कैपिटल, ऑफिशियल रिजर्व। पहला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें ट्रेड होता है आपका, इनविजिबल्स का, विजिबल्स का, और ये हमारी असेट लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता। यानी कि ऐसा आदान प्रदान फॉरेन एक्सचेंज का जो हमारे ना तो एसेट्स को बढ़ाता है ना हमारी लायबिलिटी को घटाता है। यानी फ्यूचर क्लेम ना तो हमें बढ़ाता है ना ही हमारे घटाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। हमने जो उधार लिया वो कम नहीं होने वाला अगर हम बाहर कोई सामान बेचते हैं, और अगर हम बाहर कहीं किसी को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे एसेट्स बढ़ने वाले नहीं हैं। देखिए हमने एक्सपोर्ट किया तो उसके बदले हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल गया, तो हमारे एसेट तो बढ़े नहीं, ठीक है। एसेट बढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट में, याद रखना। एसेट और जो लायबिलिटी होगी कैपिटल अकाउंट में होगी दूसरे वाले में, और करंट अकाउंट में कोई एसेट लायबिलिटी नहीं होगी, ना तो एसेट्स बढ़ेंगे ना ही लायबिलिटी घटेगी। तो याद रखना करंट अकाउंट में वो लेन देन होता है जो एसेट लायबिलिटी इफेक्ट नहीं करता। क्लियर। अब करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला, वही पहला वाला सेम है, देखो क्योंकि मैंने कहा गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है तो सेम लिख देना यहाँ पे। जो बीओपी अकाउंट्स में हम नॉर्मली पढ़ते हैं, क्या क्या हम आदान प्रदान करते हैं, वही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, है ना। और तीसरा है करंट ट्रांसफर्स, इन्हें आपको फ्री ट्रांसफर्स भी कहा जाता है, ठीक है। फ्री ट्रांसफर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्री में मिल जाते हैं। यानी कि अगर हम किसी को गिफ्ट पे दे रहे हैं तो हमने उसके बदले कुछ लिया नहीं, अगर हम किसी को ग्रांट्स दे रहे हैं किसी और देश को तो हमने उससे कुछ लिया नहीं, उसके बदले ग्रांट नहीं देते हम। रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस क्या होता है? अब सपोज आपका भाई कहीं
कनाडा या अमेरिका में काम करता है और वो आपको कुछ पैसे आपकी मदर की देखभाल के लिए या आपकी पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तो वो क्या हुआ, रेमिटेंसेस हो गए बाहर से। तो जब रेमिटेंसेस आते हैं तो हमारे को इनकम होती है, यानी वो क्रेडिट होता है। अब आप याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे, कि जब भी पैसा हमारे देश में आएगा, चाहे वो हम बोरो करें, किसी से उधार लें या हम एक्सपोर्ट करें, तो वो सारा क्या होगा, क्रेडिट में होगा, यानी प्लस। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट में उसको प्लस में काउंट करते हैं, यानी पॉजिटिव, हमारा क्रेडिट आया है। और अगर हम किसी भी तरह से पैसा अपना बाहर भेज रहे हैं, हम इंपोर्ट करते हैं तब पैसा बाहर भेजते हैं, ठीक है, हम किसी को ग्रांट्स देते हैं तब पैसा बाहर भेज देते हैं, हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो पैसा बाहर भेज रहे हैं, हम यहाँ के देश से जो लोग काम कर रहे हैं वो बाहर के देशों में अपना पैसा भेज, रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। यानी कि अगर फॉरेन एक्सचेंज, सिंपल सा रूल ध्यान में रखना, अगर फॉरेन एक्सचेंज किसी भी तरह से हमारे देश में आ रहा है तो वो क्या है, क्रेडिट है। अगर फॉरेन एक्सचेंज किसी भी तरह से हमारे देश से जा रहा है तो डेबिट है। बस एक रूल आपको अंत तक काम में आएगा, आप देखना कैसे काम में आएगा, ठीक है। तो अब हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी में क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सिंपल है, विजिबल या मर्चेंडाइज ट्रेड है, इसको कुछ नहीं कर छेड़ना हमें। दूसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसमें फैक्टर नॉन फैक्टर दो पढ़े थे हमने, फैक्टर सर्विसेज नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इनकम है पहली और दूसरी है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये मैंने पहले बता दिया, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं आपके बाहर के देशों में, ठीक है, हमारी एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें फॉरेन एक्सचेंज दे रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर की एम्बेसीज यहाँ, जैसे अमेरिका की एम्बेसी यहाँ है और यहाँ हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, वहां के देशों से जो यहाँ लोग उनके काम कर रहे हैं, एम्बेसी में काम कर रहे हैं, अमेरिका की एम्बेसी में काम करते हैं, अमेरिका क्या करेगा, अपने लोगों के लिए सैलरी भेजेगा, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, तो वो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। क्रेडिट डेबिट का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, किसी भी तरह पैसा आ जाए बस वो क्रेडिट है हमारे लिए, ठीक है। नॉन फैक्टर में क्या है, बैंकिंग इंश्योरेंस, ये भी बता दिया था हमने, तो बैंकिंग इंश्योरेंस जब सर्विसेज होती हैं। अब करंट ट्रांसफर्स क्या होता है, अच्छा ट्रांसफर से एक टर्म याद रखना, हम ट्रांसफर पेमेंट्स पढ़ते थे ना गवर्नमेंट का, जो हमें सब्सिडीज मिलते हैं, ओल्ड एज पेंशन, उस तरह ट्रांसफर यहाँ भी याद रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं ये हमें देश से, ठीक है। तो जो भी गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स हैं वो हो गए। अब ये तो समझ में आया, करंट अकाउंट का हो गया। अब करंट अकाउंट में एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसे करते हैं हम, करंट अकाउंट का कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो एस्टिमेशन कैसे करेंगे, इसको हम मार्कर, ये है भाई मेरे पॉकेट में रखा है, मैं इधर उधर ढूंढ रही हूँ, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट का है, सीए करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, पहला होता है ट्रेड बैलेंस। अच्छा क्वेश्चंस में कभी कभी बहुत आ जाता है ट्रेड बैलेंस क्या होता है। ट्रेड यानी कि सिर्फ गुड्स का, ट्रेड हमेशा याद रखना सिर्फ गुड्स का होता है, बाकी सर्विसेज का हम ट्रेड नहीं लगाते। तो ट्रेड बैलेंस क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है हमारा ट्रेड बैलेंस। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आता है और इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है। तो अब देखिए, अब ट्रेड बैलेंस क्या हुआ, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी वस्तुएं बाहर भेजते हैं, उसके बदले हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, तो क्रेडिट, यहाँ पर रिसिप्ट्स मिले। और इंपोर्ट्स में क्या, हम पेमेंट्स कर दें, तो आर माइनस पी भी कर सकते हैं हम, यानी रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स। तो इसका मतलब है कि अगर ट्रेड डेफिसिट किस हालत में होगा, ट्रेड डेफिसिट जब होगा जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा होंगे, यानी कि हम पेमेंट तो ज्यादा दे रहे हैं, रिसिप्ट्स हमारी कम हो गई। अब ये निशान याद रखना भाई, ये वाला ऐसा होता है ना बीक जैसा, चिड़िया की चोंच टाइप का, चोंच खुली हुई है, यानी कि वो इस चीज को पसंद है, यानी ये ज्यादा है, उसको खाना चाह रही है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा है। तो याद रखना ये खुला हुआ जो होता है ये इंपॉर्टेंस इसको देता है, तो इंपोर्ट ज्यादा है, यानी कि हम इंपोर्ट जब करते हैं क्या करते हैं, बाहर के देशों को पेमेंट देते हैं, पेमेंट मिलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट्स कम है तो रिसीप्ट्स हमारी कम है और हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा है, यानी पेमेंट हम ज्यादा कर रहे हैं, तो ये क्या है, ट्रेड डेफिसिट हो गया। इसका उल्टा क्या हो गया, ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस कब होता है हमारा, जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, जब एक्सपोर्ट्स होते हैं तो हमें भाई मिलती है, रिसिप्ट्स आती है हमारे देश में, ठीक है। तो रिसिप्ट्स जब आएंगी ज्यादा, जब हमारा ज्यादा, देखो अब ये क्या है, निशान इधर आ रहा है ना, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है हमारे, तो हमें क्या है, रिसिप्ट ज्यादा है और हम पेमेंट कम दे रहे हैं। तो रिसिप्ट ज्यादा, जैसे कि हमें 100 रुपए मिले, हमने सिर्फ 50 दिए किसी को, तो क्या हमारा 50 रुपये हमारे क्या है, पॉजिटिव आया, तो ट्रेड हमारा सरप्लस हो गया ये, राइट, सिंपल। अब आता है दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। पहला क्या था, ट्रेड बैलेंस था, ठीक है। दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में क्या आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब इसमें सर्विसेज भी याद रखना, पर सर्विसेज कौन सी हैं, सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज, इसमें फैक्टर सर्विसेज नहीं आएंगी।
वो तो आपकी इनविजिबल्स बैलेंस में आएंगी भाई, याद रखना। आपकी फैक्टर सर्विसेज यानी जो भी आपके लैंड लेबर कैपिटल हुआ, उनकी सर्विसेज जो है आपकी इनविजिबल्स बैलेंस में आएंगी। आपकी गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज यानी संस्थागत आपकी सेवाएं होती है जो बैंक और इंश्योरेंस की, वो आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्स फॉर, ध्यान है ना, एक्स फॉर एक्सपोर्ट्स और एम फॉर इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स किसके, गुड्स प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज के, माइनस इंपोर्ट्स किसके, गुड्स प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो ये दोनों सेम है दोनों जगह, नॉन फैक्ट गुड्स प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज, गुड्स प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो बाकी तो ट्रेड बैलेंस की तरह यही है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, या एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, किस किस का, गुड्स प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज का। ठीक है, तो वो भी डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस कैसे होगा, भाई एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस हो जाएगा, इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिसिट हो जाएगा, यानी कि हम ज्यादा मंगा लेंगे, ज्यादा पेमेंट देंगे ना बाहर, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर भाग जाएगा। राइट, अब किस पे आते हैं हम, इसके नीचे है भाई 3, इनविजिबल्स बैलेंस। अच्छा, हमने जो करंट ट्रांसफर्स पढ़ा था ना, ठीक है, अब इसमें हम कोई वस्तु का आदान प्रदान तो कर नहीं रहे, ना ही हमारे फैक्टर नॉन फैक्टर सर्विसेज से कहां डालें भाई इसको, हम करंट ट्रांसफर्स को हम इसीलिए किस में डालते हैं, इनविजिबल्स में डालते हैं। हमेशा याद रखना, दिमाग में बिठा लो, करंट ट्रांसफर्स हमेशा इनविजिबल्स में आते हैं। तो इनविजिबल्स में दो चीजें आ जाती है, एक तो सर्विसेज आ जाती है सारी, ठीक है, नॉन फैक्टर, और दूसरी आती है आपकी करंट ट्रांसफर। तो इनविजिबल्स में आएगा, तो हम इनविजिबल्स में क्या देखेंगे, इनविजिबल्स बैलेंस कैसे निकालेंगे, बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर नॉन फैक्टर हमें याद है दोनों था सर्विसेज में, ठीक है, प्लस बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर्स। तीसरा बताया था हमने करंट ट्रांसफर्स, यानी इनविजिबल्स में क्या क्या आएगा, दिमाग में बिठा लो, बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज और करंट ट्रांसफर्स, तीन चीजें आएंगी, FCA, सॉरी NFC, नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज और करंट ट्रांसफर्स। राइट, सिंपल। तो अब तीनों का जो बैलेंस होगा ये बैलेंस में आएगा। बैलेंस कैसे निकालते हैं आप, वही कितना हमने बाहर एक्सपोर्ट की उस चीज की, कितनी हमने उस चीज की इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से बैलेंस हम हमेशा निकाल सकते हैं। तो वही फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है हर जगह, कुछ बदला नहीं है। अब दूसरा अकाउंट, पहला अकाउंट क्या था हमारा करंट अकाउंट, दूसरा है आपका वहां पे कैपिटल अकाउंट लेंगे, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस, सॉरी ये चौथा हमारा करंट अकाउंट बैलेंस बचा। तो करंट अकाउंट बैलेंस क्या है, देखिए इसमें 3 अकाउंट आ गए, ट्रेड अकाउंट, ट्रेड बैलेंस आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस आ गया, इनविजिबल्स बैलेंस आ गया। राइट, अब ये जो करंट अकाउंट बैलेंस है इन तीनों का बैलेंस है ये। तो अब इन तीनों में क्या है हमारा, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल्स बैलेंस। अब ट्रेड बैलेंस, अब देखिए यहाँ पे ट्रेड गुड्स आइटम ट्रेड बैलेंस का था, और यहाँ पे जो सर्विसेज आइटम था इनविजिबल्स बैलेंस का था। ये जो चीज थी दूसरे नंबर की, ये क्या था, इन दोनों का मिक्सचर था कि नहीं था, ट्रेड का और इनविजिबल्स का। राइट, ट्रेड प्लस इनविजिबल बीच की, इसमें गुड्स भी थे सर्विसेज भी थे। तो ये क्या मेन आइटम क्या है हमारे, एक तो हमारा ट्रेड बैलेंस है, दूसरा है इनविजिबल्स बैलेंस। तो करंट अकाउंट बैलेंस कैसे बनेगा हमारा, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल्स बैलेंस, यानी गुड्स का बैलेंस और हमारे सर्विसेज का बैलेंस। सिंपल, क्लियर है, करंट अकाउंट बैलेंस यानी ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल्स बैलेंस। फिनिश। अब देखिए करंट अकाउंट हो चुका है हमारा, अब आते हैं हम कैपिटल अकाउंट पे, लेकिन इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं। पहले मैंने बता दिया करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। एक चीज बहुत छोटा सा क्लू आपको देती हूं, कैपिटल जहां भी आए समझ लेना वहां पे आपके पैसा आ रहा है, पैसे का लेन देन, खाली पैसे। कैपिटल कहते हैं ना इकोनॉमिक्स में, कैपिटल यानी फाइनेंस। तो यहाँ पे गुड्स का कोई लेन देन नहीं है। अब कैपिटल का हम लेन देन कैसे करते हैं, आपस में एक दूसरे देश कैसे करता है, खाली कैपिटल का वो गिफ्ट्स एंड वो तो इनविजिबल्स में आ ही गए हमारे। अब दोबारा तो हम यहाँ पे गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स लाने वाले नहीं है, इनविजिबल्स को हम यहाँ पे लाने वाले हैं कैपिटल, यानी कि FDI और FII। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो जब कैपिटल आता है ना यहाँ पे, तो याद रखना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब हम बोरो भी कर सकते हैं, तो दो चीज आएंगी, बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं। अब बोरोइंग इन्वेस्टमेंट जहां भी होता है तो क्या होता है, जब हम बोरो करते हैं तो लायबिलिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, हमने किसी से पैसा लिया, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई भाई, आगे चल के हमें वो रिपे भी तो करना है, तो लायबिलिटी बढ़ी, हमारे पास बोझ बढ़ गया, ठीक है, फ्यूचर क्लेम, वो हमारे पास उस दूसरे देश का क्लेम बढ़ गया, हमने उससे पैसा लिया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है ध्यान देने लायक कि लायबिलिटी बेशक बढ़ गई हमारे ऊपर, लेकिन हमने बोरो किया, जब हमने पैसा बाहर से मंगाया तो क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आया है।
और जब फॉरेन एक्सचेंज किसी भी रूप में आए, शुरू में क्या बताया था हमने कि फॉरेन एक्सचेंज चाहे कैसे भी आए हमारे देश में, हमारी बैंक में तो आ रहा है, रिजर्व बैंक में। अब रिजर्व बैंक में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आए यानी कि वो क्या है, क्रेडिट है। यानी कि जब भी पैसा हमारे पास आए, यानी इनफ्लो किसी भी रूप में आ जाए, चाहे हम एक्सपोर्ट्स करें, चाहे हम कुछ भी करें, गिफ्ट्स मिल जाए, ग्रांट्स मिल जाए, या बोरो करें, उधार लें, कुछ भी करें हम, तो क्या है वो इनफ्लो क्या है हमारा, प्लस हुआ फॉरेन एक्सचेंज। यानी फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे इनफ्लो है, फॉरेक्स इनफ्लो है, तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा, यानी कि वो हमारे प्लस आइटम में काउंट होगा। अब आउटफ्लो अगर होता है, बाहर के देश को जाता है, फॉरेन कंट्री को, एफसी फॉरेन कंट्री, आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स किसी भी रूप में हो, चाहे हम ग्रांट दें, किसी को गिफ्ट दें, कुछ भी करें, तो वो क्या होगा हमारा डेबिट आइटम। डेबिट यानी हम माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया। फॉरेन एक्सचेंज अगर कम हो रहा है तो वो डेबिट है, फॉरेन एक्सचेंज अगर बढ़ रहा है किसी भी रूप में तो क्रेडिट है, याद रखना। तो कैपिटल अकाउंट का ये हो गया। तो करंट अकाउंट से असेट लायबिलिटी नहीं बढ़ती घटती, वो हमने बताया था, ना असेट बढ़ेंगे ना घटेंगे, क्योंकि वो ट्रेड बैलेंस है, आपके इन्वेस्टेबल बैलेंस है, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस है। लेकिन कैपिटल अकाउंट से आपकी असेट लायबिलिटी पे असर पड़ता है। तो डेफिनेशन देखो, करंट अकाउंट इंक्लूड्स दोस पेमेंट्स एंड रिसीट्स व्हिच डज नॉट इंपैक्ट असेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ कंट्री। ठीक है, पेमेंट हमने 2 बार लिख दिया, इसको मिटा देते हैं भाई। अब दूसरा कैपिटल अकाउंट क्या है, इंक्लूड्स पेमेंट्स एंड रिसीट्स व्हिच इंपैक्ट असेट लायबिलिटी। क्लियर। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है, मैंने पहले बताया, बोरिंग है, इन्वेस्टमेंट है। बोरिंग किस तरह, पहली है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ठीक है, या एक्सटर्नल कमर्शियल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल में क्या होता है कि इसमें हमें मार्केट रेट पे असिस्टेंस या लोन मिलता है, मार्केट रेट पे जो भी चल रहा है मार्केट में रेट। लेकिन अगर असिस्टेंस वर्ड है, कमर्शियल बोरिंग यानी हम बिजनेस के ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारा देश किसी से सहायता ले रहा है तो सहायता में हमें कंसेशनल रेट्स, यानी कि अगर कोई 12% या 15% की रेट पे हमें कोई वहां पे बोरिंग मिल रही, तो वो हमें हो सकता है 5 या 7% पे मिल जाए। ठीक है, हम एग्जैक्ट रेट यहाँ पे नहीं कोट कर रहे हैं। ठीक है, तो बोरिंग कौन कौन सी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एंड आपकी एक्सटर्नल असिस्टेंस। बोरिंग में हमें वही मार्केट रेट पे लोन लेना पड़ता है, बोरिंग करनी पड़ती है, और एक्सटर्नल असिस्टेंस में हमें कम रेट पे या कंसेशनल रेट पे मिल जाती है। सिंपल। अब आता है दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट। पहला बोरिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन सा मैंने बताया था, एफआईआई एंड एफडीआई। एफआईआई में क्या होता है कि बाहर के देश के लोग हमारे देश में शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदते हैं कंपनीज में और वो इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या हुआ, जब बाहर के देश के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हुआ, क्रेडिट, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। और जब हमारे लोग बाहर के देश में, जैसे अमेरिका में हम लोग क्या करें, जैसे मैं और आप अमेरिका की किसी कंपनी में शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदते हैं वहां के, तो क्या होगा, हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, तो क्या होगा, वो हमारे लिए क्या होगा, डेबिट होगा। और जब वहां से बाहर के देश के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे लिए क्रेडिट होगा। फॉरेन एक्सचेंज आने दो भाई किसी भी तरह से, तो क्रेडिट है हमारे देश में। ठीक है। एफडीआई क्या होता है, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ पे अगर कोई बिजनेस करता है, जैसे वॉलमार्ट के स्टोर्स हैं इंडिया में, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे खुद डील कर रहे हैं, स्टोर्स हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने एफडीआई, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्लांट में, मशीनरी में नई कंपनी लगाएंगे, वो सब हमारा डोमेस्टिक कंट्री में, हमारे में देश में इन्वेस्ट करें, तो एफडीआई हुआ, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिंपल, खत्म ये वाला। अदर्स क्या होते हैं इसमें कंपोनेंट्स आपके कैपिटल अकाउंट के, नंबर 1 एनआरआई डिपॉजिट्स। सपोज मैंने आपको बताया था आपका ब्रदर जो कनाडा में रहता है, भूल गए क्या उसको, नहीं, ब्रदर कनाडा में अभी भी है, याद रखना। आपका ब्रदर जो कनाडा में है उसने आपकी पढ़ाई के लिए और माँ के खर्चे के लिए पैसे तो भेजे ही भेजे, लेकिन भाई उसको अपनी भी सेविंग करनी है और वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, कनाडा से पैसे भेजेगा और यहाँ की बैंक में, सपोज एसबीआई में उसने अपना अकाउंट खुलवाया 10 लाख रुपए का, कम से कम इतना तो होना चाहिए, 10 लाख रुपए का अकाउंट खुलवाया, और जब उसकी टर्म डिपॉजिट यानी कि एफडी करा दी, सिंपल एफडी हमको सबको समझ में आती है, एफडी कराई, तो एफडी सपोज 5 साल की कराई, 5 साल के बाद उसे कुछ पैसा मिला, तो क्या एनआरआई डिपॉजिट कहलाएगा वो, क्योंकि वो मैच्योर हो रहा है और उसके बदले उसको पैसा वापस मिल रहा है। लेकिन जब वो पैसा आपको रेमिटेंसेस के थ्रू भेज रहा है आपकी मदर के लिए और आपके लिए, तो वो आपको उसको वापस नहीं मिल रहेगा, वो तो आपके खर्चे के लिए भेज दिया, तो खर्च कर लेंगे आप लोग, वो नहीं मिलने वाला। लेकिन एनआरआई डिपॉजिट्स बैंक्स में जो करती है एनआरआई, उनको वापस मिलता है मैच्योरिटी के टाइम, और वो डिपॉजिट्स के अंतर्गत आता है, राइट। अब जब आपको पैसा आता है, देखिए एनआरआई डिपॉजिट्स वापस जा सकते हैं, यानी इनका आउटफ्लो भी हो सकता है, लेकिन
रेमिटेंसेस जो आते हैं आपके देश में आप लोगों के लिए वो वापस नहीं जाते, तो रेमिटेंसेस को ज्यादा अच्छा सोर्स माना जाता है एफडी आपका फॉरेन करेंसी का यानी फॉरेन एक्सचेंज का, राइट, सिंपल। देन बैंकिंग कैपिटल अदर देन एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल बाहर के देश से जो भी आपकी बैंक्स हैं वो कमर्शियल बैंक्स अकाउंट्स खोलती हैं, वो सब आपका बैंकिंग कैपिटल आता है, वो भी बाहर कई बार जा सकता है, तो वो भी ज्यादा स्टेबल। रेमिटेंसेस बहुत स्टेबल है, एफडीआई बहुत स्टेबल है आपका, जबकि शेयर्स एंड बॉन्ड्स इतने स्टेबल नहीं है, एनआरआई डिपॉजिट्स भी इतने स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के सोर्सेस नहीं होते। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, अब शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है, जैसे कि हमने कोई इंपोर्ट किया और हमने कहा कि भाई हम अगले मंथ पेमेंट कर देंगे इसका, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है, हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिट दे रहे हैं, हमें उधार टाइप दे रहे हैं, ठीक है। देन ओवरऑल बैलेंस, अब हमने क्या देखा था यहाँ पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट के कितने अकाउंट थे, पहला था करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा था फॉरेन एक्सचेंज आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो हमारी बैंक के पास होता है, सेंट्रल बैंक यानी हमारे यहाँ आरबीआई है उसके पास होता है। तो हमारा ओवरऑल बैलेंस कैसे बनेगा, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस। अब करंट अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, जो भी ट्रेड बैलेंस है आपका वो हमने करंट अकाउंट का बैलेंस ये निकाला था, ठीक है, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल्स बैलेंस, तो ये वाला ये हो गया, राइट। आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, जितने भी कैपिटल अकाउंट में कंपोनेंट्स है, मतलब हमने कितना बोरो किया, हमने बाहर के देश में इन्वेस्टमेंट कितना किया है या हमारे देश में इन्वेस्टमेंट, वो सारा का लेखा जोखा जो प्लस माइनस करके हम निकालेंगे वो हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस निकलेगा, ठीक है। हमने यानी कि बोरो कितना किया, बाहर के देशों ने बोरो कितना हमें दिया कितना, और हमारे यहाँ इन्वेस्ट कितना किया वो, और हमने कितना बाहर के देशों में इन्वेस्ट किया या उनको उधार दिया, वो उन दोनों का बैलेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है। देन एरर्स एंड ओमिशंस, कुछ ऐसी चीजें होती हैं छोटी मोटी जो छूट जाती हैं, इन दोनों के अकाउंट्स में नहीं आती, तो वो आती है एरर्स एंड ओमिशंस में, उनको हम प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, ओवरऑल बैलेंस निकलेगा। याद रखना, ट्रेड बैलेंस, बीओपी बैलेंस, जो ओवरऑल बैलेंस आता है ये सब याद रखना। करंट अकाउंट बैलेंस, ट्रेड बैलेंस क्या है, सिर्फ गुड्स का है, करंट अकाउंट बैलेंस ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस है, और ओवरऑल बैलेंस क्या है आपका, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस। तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए याद रखना। अब ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट, मैंने पहले बताया कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आता है वो कहाँ जमा होता है, हमारी बैंक में, सेंट्रल बैंक में जमा होता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज अब एसबीआई में जमा होने वाला नहीं है ना पीएनबी में, तो रिजर्व बैंक यानी किसी भी सेंट्रल बैंक में जमा होता है, फॉरेन एक्सचेंज में वही डील करती है। तो ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट जो होता है, जितना भी ये ओवरऑल बैलेंस है वो सारा का सारा कहाँ जमा होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में जमा होता है, राइट। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इक्विलिब्रियम क्या है। अब आप कहेंगे इक्विलिब्रियम मैडम सर जब हमारे पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज हो, नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों बैलेंस में हो। तराजू देखिए आपने कभी, जो आपका बैलेंस होता है, आप दुकान पे जाते हैं तो दोनों पलड़े, पुरानी तराजू देखना उसमें दो पलड़े होते थे, जब बंदर और बिल्ली की कहानी में है, ठीक है, दो पलड़े होते हैं, उसमें दोनों में बैलेंस बराबर, यानी 1 केजी सामान इधर और 1 किलो का बाट इधर आपका जो वेट होता है, ठीक है, तो वह बैलेंस होता है। तो बैलेंस का मतलब क्या, जीरो, डिफरेंस जीरो होना चाहिए दोनों का, ठीक है, यानी कि करंट अकाउंट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स का बैलेंस जीरो होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, बीओपी बैलेंस इक्विलिब्रियम में, करंट अकाउंट इसका बीओपी सरप्लस, सॉरी यहाँ पे बीओपी इक्विलिब्रियम है, इज इक्वल टू करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस इज इक्वल टू जीरो, ये सब जीरो हो जाना चाहिए, यानी करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर ओमिशन क्या आना चाहिए, इसका बैलेंस जीरो आना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं आता है तो क्या हुआ, ये डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या था हमारा, तीनों का जोड़, हमारा जो हमने जोड़ा तीनों को वो जीरो आ गया। लेकिन अगर हमारा जीरो नहीं आता तो क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव डिजिट आएगा या नेगेटिव डिजिट आ जाएगा। सपोज हमारा प्लस 500 करोड़ आया, बीओपी प्लस 500 करोड़ यानी 500 करोड़ पॉजिटिव आया, यानी कि हमें 500 करोड़ रुपए हमारे फॉरेन एक्सचेंज में है, ठीक है, तो क्या है, बीओपी सरप्लस है। और अगर हमारा 500 करोड़ रुपए नेगेटिव है यानी उधारी है, तो क्या है वो, बीओपी डेफिसिट है, यानी कमी। डेफिसिट किसी चीज की होती है कमी। तो बैलेंस कब है, जब जीरो हो जाए इन तीनों का जोड़। ओवरऑल बैलेंस जब जीरो हो जाए तो क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है बीओपी, और अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो आपका सरप्लस है, और नेगेटिव आ जाए तो क्या है, वो डेफिसिट है। सिंपल दैट, डिसइक्विलिब्रियम पढ़ लिया हमने, ये सरप्लस और डेफिसिट होता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, अच्छा इससे पहले हम एक चीज भूल गए यहाँ पे डिस्कस करना, वो है ऑटोनोमस आइटम्स और आपकी अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस
जो वर्ड है उसका सीधा सा मीनिंग निकला ऑटोनोमस यानी खुद से, जो आपके रियली एक सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं जो आपकी एक्टिवली इन्वॉल्व है आपके ट्रेड बैलेंस में। तो ऑटोनोमस आइटम्स कौन से होते हैं? आपका जो भी ट्रेड बैलेंस का जो आइटम्स हैं, जैसे कि आपके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो भी टेंजिबल आइटम्स हैं आपके, वो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं। उनकी वजह से हमारा डेफिसिट होता है या हमारा सरप्लस आता है, यानी कि हमें इन अर्निंग होती है या हम स्पेंडिंग करते हैं, तो वो क्या है? ऑटोनोमस आइटम्स हैं होते हैं। लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक के आइटम्स, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को करेक्शन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा, ऑटोनोमस आइटम्स को इसीलिए अबव द लाइन आइटम्स कहा जाता है और आपके अकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन आइटम्स कहा जाता है। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, सिग्निफिकेंस। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सिग्निफिकेंस क्या होती है? इससे हमारे देश का फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है कि हमारा देश के पास फॉरेन एक्सचेंज कितना है, हमारा सरप्लस बैलेंस है या आपका डेफिसिट है, हमारे कितने फॉरेन एक्सचेंज की कमी है या हमारे पास बहुत ज्यादा है, या फिर हमारे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की स्थिति पता चलती है कि हमारा देश कितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कितना कर रहा है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है तो हमारा देश बहुत अच्छा तरक्की करेगा, इंपोर्ट ज्यादा करेगा तो हमारे देश पे हमेशा फॉरेन एक्सचेंज की कमी होने वाली है। ठीक है, हमें खरीदारी ज्यादा करनी पड़ेगी भाई। मार्केट पोटेंशियल, हमारे देश का मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है या इंटरनेशनल मार्केट में हमारी क्या साख है, ये हमें पता चलेगा। फिर एनएफआईए यानी नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो आपकी जो नेट फॉरेन एसेट्स या इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, हमारे को कितनी मिल, रेमिटेंसेस कितने मिल रहे हैं, डिपॉजिट्स कितने हो रहे हैं, वो हमें पता चलेगा। देन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज कौन सी होती हैं? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। मॉनेटरी पॉलिसीज यानी अगर हमारे देश में किसी चीज की कमी है या कुछ भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज फॉरेन एक्सचेंज में कमी आ गई तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होंगी। अगर हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की कमी तो हमारी फिस्कल पॉलिसीज या गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, टैक्स लगाएगी, सब्सिडी देगी लोगों को, क्या करेगी, तो वो भी हमारा इफेक्ट पड़ता है उस चीज पे भी। ये डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं है आपकी, तो आपकी समझ में आ गया होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट 3 अकाउंट से बनता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। ठीक है, जब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशंस जीरो होता है तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपका इक्विलिब्रियम में होता है, और जब ये जीरो नहीं होता है तो ये आपका डिसइक्विलिब्रियम में होता है। डिसइक्विलिब्रियम में होगा तो या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। सरप्लस यानी पॉजिटिव है आपका, यानी फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है आपके पास, और जीरो नहीं है यानी कि ज्यादा है, जीरो से कुछ भी प्लस है आपका। और अगर वो नेगेटिव है यानी कि आपका नेगेटिव, फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी है, तो वो डेफिसिट में चला जाएगा। तो बैलेंस यानी कि जीरो, उसका मतलब आपका सरप्लस नहीं होता है। तो ये टॉपिक होपफुली आपकी समझ में आ गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था मेरे हिसाब से तो, और मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है आप लोगों को। होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आज आपका पूरा होता है इसी एक वीडियो के साथ में। ओके, टेक केयर, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।